नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, समाधान अकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम भारत के जनसंख्या संबंधी बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। अब आप जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जनसंख्या के बारे में अध्ययन करें तो जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या किसे कहते हैं? हमारा पहला प्रश्न ये निकलकर सामने आता है। अब आप जानोगे कि इसका उत्तर हम क्या लिखें। किसी निश्चित भूभाग पर किसी निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। सबसे पहले हम जनसंख्या की परिभाषा को देखें तो आपने लिखा किसी निश्चित भूभाग पर किसी निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। अब हम बात करें जनसंख्या संबंधी आंकड़े हमें सबसे पहले कहां से प्राप्त होते हैं? जनसंख्या या जनगणना, जनसंख्या को जनगणना के आधार पर निश्चित किया जाता है कि किस समय में किस प्रदेश में कितनी संख्या में लोग रहते हैं। इसको हम जनगणना कहते हैं। विश्व में सबसे पहले जनगणना का कार्य सन 1790 में अमेरिका में किया गया। अमेरिका में हुआ। विश्व में सबसे पहले जो जनगणना का कार्य है वो सन 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में सबसे पहले जनगणना का कार्य कब हुआ? 1872 ईस्वी में भारत में सबसे पहले जनगणना का कार्य 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुआ। क्या समझे? भारत में सबसे पहले जनगणना का कार्य 1872 ईस्वी में किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। इसके बाद भारत की क्रमिक जनगणना, भारत की दशकीय क्रमिक जनगणना का कार्य
1881 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। भारत में सबसे पहले जनगणना का कार्य 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ। उसके बाद भारत में दशकीय क्रमिक जनगणना का कार्य 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और उस समय लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। यदि हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई और उस समय पंडित नेहरू का शासनकाल था। अब तक भारत की कुल मिलाकर 15 जनगणना हो चुकी हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है। इसमें अब तक 15 जनगणना हो चुकी हैं और स्वतंत्र भारत के बाद ये 7वीं जनगणना 2011 की मानी जाती है। जो 2011 में जनगणना हुई वो कुल जनगणनाओं में 15वें नंबर की थी और स्वतंत्रता के बाद वो भारत की 7वीं जनगणना मानी जाती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या यदि 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 121.9 करोड़ मानी जाती है। 2025 में यदि इसी प्रकार से ग्रोथ रही तो 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ तक होने का अनुमान लगाया जाता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। तो हम जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को पुनः दोहरा लेते हैं। किसी निश्चित भूभाग पर किसी निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या या जनगणना संघ सूची का विषय है। विश्व में सबसे पहले जनगणना का कार्य 1790 ईस्वी में अमेरिका में किया गया। उसके बाद भारत में सबसे पहले जनगणना का जो कार्य हुआ ये 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय हुआ। उसके बाद दशकीय जनगणना, ये तो पहली जनगणना थी जिसमें कोई दशकों का ध्यान नहीं रखा गया था, लेकिन दशकीय जनगणना की बात करें कि प्रति 10 वर्ष बाद जो जनगणना शुरू हुई हमारी वो 1881 से शुरू हुई। उस समय लॉर्ड रिपन का शासनकाल था और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आजादी के बाद की प्रथम जनगणना 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में की गई। अब तक कुल मिलाकर भारत में 15 जनगणना हो चुकी हैं और स्वतंत्रता के बाद की काउंटिंग करें तो 7वीं जनगणना 2011 की मानी जाती है। इसके अनुसार भारत में वर्तमान जनसंख्या देखें तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार 121.09 करोड़ जनसंख्या भारत की मानी जाती है। 2025 तक इस जनसंख्या का 135 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। विश्व में चीन के बाद, कौन से? चीन के बाद भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अब हम आगे की बिंदुओं की बात करें कि जनसंख्या में हमारे और आंकड़े कहां से मिलते हैं। जनसंख्या संबंधी अन्य आंकड़ों में यदि हम बात करें तो राज्यवाही विवरण देखें हम। भारत में जनसंख्या का राज्यवार विवरण, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या यदि हम नोट करें कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है तो वो मिलेगा हमको भारत में जनसंख्या का राज्यवार वितरण देखें तो वितरण में सर्वाधिक जनसंख्या राज्यों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में, जहां कुल जनसंख्या देखी जाए तो 20 करोड़ 42 लाख के लगभग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मानी जाती है। 2011 के आंकड़े हैं
न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य देखें तो सिक्किम राज्य भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, जहां 6,10,577 व्यक्ति निवास करते हैं। तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में और न्यूनतम सिक्किम में जनसंख्या पाई जाती है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली को माना जाता है। दिल्ली में भी संघ शासित क्षेत्र, जहां 16,78,07,941 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या संघ शासित क्षेत्र दिल्ली की है, 1,67,87,941 व्यक्ति निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या में यदि केंद्र शासित प्रदेश देखे जाएं तो कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को माना जाता है। तो यहाँ 64,473 व्यक्ति निवास करते हैं। इस प्रकार हम जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप को माना जाता है। वितरण सभी जनसंख्या में असमान मिलता है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। यदि हम वितरण की बात करें तो भारत के कुल 10 राज्यों में, कितने में 10 राज्यों में कुल जनसंख्या का 76% भाग निवास करता है, जबकि भारत के 18 राज्यों में मात्र 24% जनसंख्या निवास करती है। तो ये वितरण के कारणों को यदि हम समझें तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहला भौतिक कारक, दूसरा सामाजिक कारक, तीसरा आर्थिक कारक, चौथा ऐतिहासिक कारक। इन 4 कारकों को हम महत्वपूर्ण कारकों के रूप में जानते हैं। लेकिन यदि इन कारणों के अलावा भी हम जनसंख्या के असमान वितरण को देखें तो स्थायी कृषि, सिंचाई, परिवहन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये कारक भी आकर्षण के केंद्र माने जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा भारत में महानगरों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। चाहे हम कोलकाता का उदाहरण लें, मुंबई का उदाहरण लें, दिल्ली का लें या अन्य किसी महानगर जयपुर का लें। इस प्रकार आपने देखा होगा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में ये 4 कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे कारक स्थायी कृषि, सिंचाई, परिवहन, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार यदि हम भारत का जनघनत्व ज्ञात करें तो भारत में जनघनत्व 1901 से लेकर और 2011 के बीच यदि हम पूरे हिंदुस्तान का जनघनत्व देखें तो काफी अंतर हमें दिखाई देता है। लेकिन जनघनत्व होता क्या है? 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, अर्थात इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाए तो वो हमारे सामने जनघनत्व निकल कर आ जाता है। उदाहरण के लिए यदि भारत की 2011 में 121.09 करोड़ जनसंख्या है और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो यदि हम इसका इसमें भाग दें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे पास जनघनत्व निकल कर आता है। अब हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो भारत में 1901 में हमारे यहाँ का औसत जनघनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार 2011 का जनघनत्व देखें तो अब वर्तमान में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर माना जाता है। यदि हम इन 50 वर्षों की बात करें 1901 से 1951, तो इन पिछले 50 वर्षों में हमारा जनघनत्व 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ा और 1951 से 2011 के बीच की यदि हम 50 वर्षों की बात करें या 60 वर्षों की बात करें तो हमारा जनघनत्व 265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ा हुआ पाया गया। भारत में जनघनत्व औसत वर्तमान में 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इसमें राज्यों का यदि हम घनत्व देखें तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। कौन सा है? बिहार है, जहां 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। और राज्यों में न्यूनतम राज्यों की बात करें, न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों में तो वो अरुणाचल प्रदेश का आता है, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक
केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम जनघनत्व की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनघनत्व मिलता है को मिलता है भारत में राज्यों की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार माना जाता है, जहां का औसत जनघनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यदि राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाली बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो भारत के उत्तर पूर्व में है, यहाँ का औसत जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर माना जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में ये तो थे राज्य, और राज्यों के बाद हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है, जहां का औसत जनघनत्व निकलता है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार हम केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां औसत जनघनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ पाया जाता है। तो राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला बिहार, जहां का औसत जनघनत्व 1102 व्यक्ति, और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, जहां का औसत जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यदि हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सभी जगह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर सर्वाधिक जनघनत्व मिलता है वो संघ शासित प्रदेश दिल्ली का मिलता है, जहां 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली हमारा सबसे पहला है, जहां 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों में हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। घनत्व की दृष्टि से भारत के प्रमुख राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का भी नंबर आता है। हमारे पश्चिम बंगाल का जनघनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और राजस्थान जो हमारा राज्य है इसका औसत जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपको जनघनत्व ध्यान रखना है। अब हमारा तीसरा बिंदु आता है जनसंख्या वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? आप यदि वृद्धि के बारे में जाने तो एक सूत्र हमारे यहाँ दिया हुआ है, G बराबर P2 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब हुआ एक साल में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई। क्या 10 वर्ष की है तो 10 साल में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। ये आधार वर्ष और ये वर्तमान वर्ष और 100 और G का मतलब ग्रोथ होता है। तो 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि यदि भारत की देखें तो 17.64% की वृद्धि हमारे भारत में दर्ज की गई। इसी प्रकार यदि हम पिछले वर्षों की जानकारी लें तो 1911 में 5.75% भारत में जनसंख्या वृद्धि हुई। वहीं 2011 की बात करें तो पिछले 100 सालों में ये 5.75% से बढ़कर के 17.64% वृद्धि दर्ज की गई। ये 2011 के आंकड़े आपको दिखाएं कि दशकीय वृद्धि हमारे 17.64% मानी जाती है। 1921 में भारत में वृद्धि के स्थान पर यहाँ 0.3% की कमी देखी गई। यानी अन्य दूसरे वर्षों में लगातार वृद्धि होती रही, लेकिन 2021 का काल जब आया तो प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम निकला उसके कारण हमारी वृद्धि के स्थान पर कमी महसूस हुई और वो -0.3% की कमी दर्ज की गई। और इसी काल को जनसंख्या ह्रास काल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या ह्रास काल कौन सा है तो 2021 का जो समय है वो भारत में जनसंख्या का ह्रास काल कहलाता है। इसी प्रकार 1971 से लेकर 1981 कुछ तो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा और कुछ औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा। तो 1971 से 1981 के बीच में भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई और वो है 24.80%। इसीलिए इस काल को जनसंख्या विस्फोट काल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम दशकीय वृद्धि की बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य भारत में जो मिलता है वो मेघालय है, जहां 27.95%
दशक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 2011 के आंकड़ों में न्यूनतम वृद्धि दर वाला यदि हम राज्य देखें तो नागालैंड को न्यूनतम वृद्धि वाला राज्य कहा जाता है। यहाँ -0.6%, बढ़ी नहीं बल्कि घट गई, -0.6% यहाँ वृद्धि दर्ज की गई नागालैंड में। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली ये सर्वाधिक वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी माना जाता है। और न्यूनतम वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो लक्षद्वीप हमारा जो है ये न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला या न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि का जो अनुमान है 6.3, 2011 के आंकड़े के अनुसार 6.3% लक्षद्वीप में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि मानी जाती है। इस प्रकार हमने 3 बिंदुओं का अध्ययन किया: जनसंख्या, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व। अब हम नेक्स्ट बिंदुओं के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।